बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हमें ऐसा महसूस होता है कि हुकूमत ना सिर्फ मिलिट्री बल्कि अदलिया के भी आमने सामने आकर खड़ी हो गई है। बहुत सी खबरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन्स पर भी देख रहे होंगे, सुबह से अखबारात में भी पढ़ रहे होंगे, तबसरे सुन रहे होंगे। बार बार एक ही चीज़ आ रही है कि जी हुकूमत और मिलिट्री के अंदर महाजराई का आगाज़ हो चुका है, सर्द मोरी की जंग शुरू हो गई है। लेकिन यहाँ पर एक तासुर यह भी है कि इवन सुप्रीम कोर्ट यानी कि अदलिया भी वहाँ पर मौजूद है, और वो कैसे इस जंग में सब आपस में इदारे आपस में आमने सामने खड़े, वो इस तरह कि वफाक ने सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार को भी चैलेंज कर दिया है और कहा है कि मेमो गेट से वफाक सदर या वजीर आजम का कोई ताल्लुक नहीं है और सुप्रीम कोर्ट इस केस की समाअत नहीं कर सकती। और मेमो गेट के शवाहिद इकट्ठे करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसको बाइख्तियार भी बनाया गया था कि वो तमाम शवाहिद को इकट्ठा करे और मंजर आम पर पार्लियामेंट के सामने लेकर आए। अब अगर हम बात करते हैं, वफाक ने साथ में जो जवाब फाइल किया है उसके अंदर बरतानवी अखबार इंडिपेंडेंट का हवाला भी दिया, जिसमें इल्जाम लगाया गया है कि जनरल पाशा ने हुकूमत को हटाने के लिए अरब मुमालिक से मदद भी मांगी है। अगर हम हकीकत की बात करें तो नाजरीन, आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होगा कि साना एबटाबाद के बाद उसी अरब मुल्क के सरबराह ने एक बार सदर पाकिस्तान को पाकिस्तान की तरक्की में बहुत बड़ी रुकावट करार दिया था। और मैं ये बात कर रही हूँ 29 नवंबर 2010 में न्यूयॉर्क टाइम्स में सदर पाकिस्तान के बारे में अरब सरबराह मुमलिकत के ये तासुरात भी छापे गए थे कि जब सर ही गला सड़ा हो तो जिस्म के जो बाकी अज़ा होते हैं तो पूरा जिस्म और बाकी अज़ा भी मुतासिर होते हैं। और इस बात का जिक्र अगर आपको याद हो तो विकीलीक्स केबल्स में भी किया गया है। अब अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उसी दौरे ज़माने की जब ये एबटाबाद का सानिया पेश आया था और उसके बाद के रिपरकशंस की, तो आपको याद होगा कि उस जमाने में जिस अरब मुल्क के बारे में हम बात कर रहे हैं तो सदर साहब ईरान के साथ काफी हद तक क्लोज हो गए थे और उस जमाने में ईरान के साथ जो ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही थी और सऊदी अरब को उसमें इंक्लूड किया जा रहा था। और काफी आर्टिकल्स और काफी तनकीद इस बात पर भी सदर जरदारी से पर हुई थी कि जब अपने मुल्क के मामला तो संभल नहीं रहे, दूसरों की दोस्तियां कराई जा रही हैं, विच वॉज वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल एट दैट पॉइंट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि फौज क्या कह रही है, तो हुसैन हक्कानी को फौज कह रही है कि जी इसरार करके बुलवाया गया है, जबकि हुकूमत कहती है कि हुकूमत चूंकि सच्ची है इसलिए हुसैन हक्कानी साहब को बुलवाया गया और फिर उनसे इस्तीफा भी लिया गया। सवाल यह है कि अगर वो सच्चे हैं और हुसैन हक्कानी साहब बहुत मासूम है तो ये अब तक हुकूमत ने जवाब सुप्रीम कोर्ट में अपना फाइल क्यों नहीं किया है? क्योंकि अगर हुकूमत सच्ची है और उनके कोई ऐसे इश्यूज नहीं है तो उनका अपना क्लियर स्टांस देकर सदर साहब को अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में सामने लानी चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या मंसूर एजाज ने जो 81 पेजेस का सफ़ों पर मुश्तमिल जवाब सुप्रीम कोर्ट को भेजा है, क्या वो मज़ीद पाकिस्तान की सियासत के अंदर खलबली मचा सकते हैं? क्योंकि अदालत में उन्होंने एक चीज़ और ये भी कही है आज के जी, अगर कल ही उन्होंने ये बात कही है कि जी अदालत में पेश होने की सूरत में वो कुछ और नामों के इंकशाफात भी करेंगे तो मजीद क्या खलबली मचेगी, ये भी एक सवालिया निशान हो जाता है। और इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक बहुत ही सेंसिटिव पोजीशन पर आकर खड़े हो गए, क्योंकि वो जो फैसला करेंगे और जो तहकीकात का हुक्म देंगे उस पर ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी आवाम की नजरें लगी हुई हैं और हम सब इंतजार कर रहे हैं कि उसका क्या जवाब सामने आता है। बल्कि फौज भी उनके साथ ही खड़ी है और वो ये जानना चाहते हैं कि तमाम कंट्रोवर्सी के पीछे कौन है और क्या आइंदा 72 घंटे पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है और क्या जनरल शुजा पाशा बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के एडिटर तक भी जा पहुंचे हैं। क्योंकि अगर आपको याद हो तो जो फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर जो आर्टिकल मंसूर एजाज ने छपवाया था साना एबटाबाद के बाद, तो ये सारी कंट्रोवर्सी वहां से शुरू हुई है। तो ये कुछ बईद नहीं कि जनरल शुजा पाशा हो सकता है फाइनेंशियल टाइम्स के एडिटर तक भी जा पहुंचे हों। अब अगर हम बात करते हैं फौज जो मुल्की जो बातें सुनाई दे रही हैं, जो एक तासुर इस वक्त पब्लिक में आम है कि मुल्की निज़ाम संभालना या मार्शल लॉ का लगाना यकीनन किसी भी मुल्क के लिए लॉन्ग टर्म मसाइल का हल नहीं होता और कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ऑफर नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि क्या पार्लियामेंट का खुद भी जमहूरी दौर में मुकम्मल तौर पर फाल ना होना क्या सवालिया निशान नहीं है? क्योंकि अगर आपको याद हो तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई, कमीशंस बने एबटाबाद साने के बाद भी, लेकिन अमल दरामद कोई सामने नहीं आता, विच इज क्वेश्चनेबल एट द मोमेंट।
एक और पॉइंट जो रेस किया गया है वो ये किया गया है कि क्या अमेरिका हमारे इदारों के दरमियान फूट डाल रहा है या फिर हम खुद ही अपने इदारों के पीछे लगे हुए हैं। और यहाँ पर सारी बात यह है कि इदारों के पीछे हुकूमत तो शायद लगी रही है और इसको काफी बार मीडिया ने भी पॉइंट आउट किया है, अदलिया ने भी पॉइंट आउट किया है और कौम की हालत जो है वो हमेशा की तरह रोड ही पर पड़े हुए हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। जब रोटी इतनी महंगी हो, लोड शेडिंग हो, बिजली गैस का बहरान हो, मतलब हर किस्म के बहरान हमारे सामने आ रहे हैं। PIA देख लीजिए, अगर हम रेलवे को देख रहे हैं तो वो भी हमारे सामने है और इतने सारे इश्यूज हैं जिसके अंदर NICL का स्कैंडल का केस सामने था जिसमें चीफ जस्टिस साहब रोजाना स्टेटमेंट्स देते थे लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, हुकूमत इंटरेस्टेड नहीं थी। काश हुकूमत अगर उस वक्त कौम का साथ दे देती तो आज कौम उस पोजीशन में होती कि वो हुकूमत का साथ देते। और वही वाली बात है कि ये पहली दफा मुल्क की तारीख में हुआ है कि अपोजिशन जमात जो कि मुल्क की दूसरी बड़ी सियासी जमात है, फौज मिलकर सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़े हैं और इस वक्त बॉल जो है वो कोर्ट में चली गई है हुकूमत के कि वो क्या जवाब देते हैं। यही वो सवालात हैं जिनको आज हम अपने शो में डिस्कस करेंगे। ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, मैं अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराऊंगी, मेरे साथ रहिए।